आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। बेटा देखो, आपका ये जो चैप्टर है इट इज अबाउट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब समझते हो आप? रूल्स। इस चैप्टर में हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन उसके क्या रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब कि कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस करने वाला है, क्यों करने वाला है, उसने ही क्यों किया, उसके पीछे जो रीजन था वो होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं हम, यानी कि बायोलॉजी की वो पार्ट, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने 7 इयर्स तक 1856 से लेकर 1863 तक 7 इयर्स तक इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नियर अराउंड 29,000 पी प्लांट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल वो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस में, जब हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस टाइम पे इन्होंने पी प्लांट्स 29,000 ऑलमोस्ट 7 इयर्स में इन्होंने इतने पी प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करे, रिजल्ट निकाले विद प्रूफ, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसके बाद जो रिजल्ट मिला था उनके बेसिस पे इन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए। यानी कि जेनेटिक्स में जो सबसे पहले किसी ने प्रिंसिपल्स दिए थे, रूल्स बनाए थे, वो मेंडल ही थे। इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस यानी कि कोई तरीका, किसी काम को करने का तरीका, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है, लिविंग बॉडी से रिलेटेड। पेरेंट्स में से जो पेरेंट्स होते हैं उनके जीन्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके जीन्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन। इनको आप ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो। ऑफस्प्रिंग का मतलब ही यही होता है। इनको आप प्रोजेनी भी बोल सकते हो, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि करेक्टर जीन्स ट्रांसफर हुए हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो वो यही बोल रहा है कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। प्रोजेनी चिल्ड्रन के लिए ही यूज किया जाता है। तो चिल्ड्रन एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं। जब आप साइंस की लैंग्वेज में बात करते हो तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो हेरिडिटी वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने जीन्स को, कैरेक्टर्स को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार सुना होगा आपने, ये अपने पापा जैसे दिखते हैं, इसकी आंखें बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह हैं। ये कैरेक्टर्स होते हैं। मम्मी की आईज का कलर बच्चों की आईज के कलर सेम है, तो मम्मी ने अपनी आईज का कलर ट्रांसफर कर दिया बच्चों के अंदर, और ये जो ट्रांसफर हुआ इसे बोलते हैं हेरिडिटी। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा इनहेरिट करता है, यानी कि प्राप्त करता है, उसे मिलते हैं जीन्स। कहां से मिलते हैं उसे जीन्स? बोथ ऑफ देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स।
बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब समझते हो आप? देखो, मदर होती है एंड फादर होते हैं। मदर जो होती है वो अपनी एक स्पेशल सेल देती है जिसे एग बोलते हैं। फादर की जो स्पेशल सेल होती है उसे स्पर्म बोला जाता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इनके फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है और फिर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और 9 मंथ की डेवलपमेंट के बाद ये बेबी बन जाता है। अब ये जो एग और स्पर्म है, ये जिसके हैं उन्हें बायोलॉजिकल पेरेंट्स बोला जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अडॉप्टेड होते हैं, किसी और ने उनको बर्थ दिया और उसको किसी ने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, या फिर सरोगेट पेरेंट्स होते हैं। उनके कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर नहीं होंगे। बच्चे के अंदर जीन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि वो मदर और फादर जिसका एग और स्पर्म था, क्योंकि एग और स्पर्म के अंदर ही डीएनए होता है और वहीं से कैरेक्टर, उनके अंदर जीन्स होते हैं। डीएनए होता है, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट हिस्सा, उसको हम जीन बोलते हैं। जीन के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। डीएनए का छोटा सा हिस्सा जीन होता है और ये जीन जब एक्सप्रेस करता है तो हमें कैरेक्टर दिखाई देता है। मान लीजिए कोई डीएनए था, उस पे एक जीन था जो ब्लू कलर की आईज को बनाता था। जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो हमें बच्चे की आईज ब्लू कलर की दिखाई देगी। समझ में आया आपको? डीएनए होगा, डीएनए में जीन्स होंगे, जीन्स जब एक्सप्रेस कर जाएगा तो आपको बाहर नजर आएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि बच्चे की आंख का रंग, बच्चे की स्किन का कलर, बच्चे की हाइट, बच्चे के बालों का टेक्सचर कैसा है। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कुछ वायरसेस वगैरह हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जीन क्या होती है? जीन सीक्वेंस होती है। किसकी सीक्वेंस होती है? न्यूक्लियोटाइड की। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तब वो मिलकर डीएनए बनाते हैं। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो आपका होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोबेस, न्यूक्लियोबेस के साथ अटैच होती है पेंटोज शुगर और इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट समझते हो ना आप? जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोबेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पहले पेंटोज शुगर को देख लो। पेंटोज शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 होता है ना, 5 कार्बन की रिंग होती है। इसके साथ 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट आके अटैच हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप कैन ज्वाइन। पेंटोज शुगर होगी, 5 कार्बन की रिंग से मिलकर शुगर बनेगी। न्यूक्लियोबेस क्या होता है? न्यूक्लियोबेस होता है वो बेस, एसिड और बेस समझते हो ना, ये बेस है। वो बेस जो नाइट्रोजन से बना है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोबेस। और हमारे डीएनए के अंदर 4 टाइप के न्यूक्लियोबेसेस मिलते हैं। कितनी टाइप होती है? 4 टाइप्स। नाम बताती हूं मैं आपको इनके। एडेनिन सुना होगा, एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। साइटोसिन, साइटोसिन को सी लिखा जाता है। गुआनिन, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थाइमिन, इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर आप डीएनए की बात कर रहे हो, यहीं पे अगर आप आरएनए को डिस्कस कर रहे हो, आरएनए के अंदर ये 3 सेम होते हैं, लेकिन लास्ट में यूरेसिल आ जाता है और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है, और अगर आरएनए है तो यूरेसिल प्रेजेंट होगा। बाकी ये फर्स्ट 3 सेम है डीएनए में भी और आरएनए में भी। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब के सब आपके न्यूक्लियो बेसिस हैं, यानी कि ये बेस हैं जो नाइट्रोजन से बने हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मोतियों को जोड़ के माला बनती है, मान लीजिए ये अलग अलग कलर की मोती हैं, ठीक है। एक अभी बताया मैंने आपको, एडेनिन है, एक थाइमिन है, एक मान लीजिए दूसरा कलर गुआनिन है, ये एक और मोती है, ये साइटोसिन है। जब ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, मान लीजिए ये जो मोती थे यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ आपने धागे से जोड़ दिए और इन्होंने आपस में जुड़ के एक माला बना दी। ये अलग अलग कलर के मोती थे, रेड, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट, ब्लू। इन अलग अलग कलर के मोतियों ने आपस में मिलके माला बना दी। वैसे ही अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर न्यूक्लियो बेस एडेनिन का है, साइटोसिन, दोबारा से मान लो एडेनिन आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये मिलके बना देते हैं डीएनए। अगर आप आरएनए की बात करो तो मैंने आपको बताया था थाइमिडिन की जगह यू प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो अगर इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं तो ये आपका आरएनए है, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिडिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ठीक है, अब इन न्यूक्लियोटाइड की एक फिक्स सीक्वेंस होती है और उस फिक्स सीक्वेंस को जीन बोला जाता है। ए के बाद टी ही आएगा, टी के बाद जी ही आएगा एक पर्टिकुलर जीन में। समझ रहे हो, एक जीन की बात की जा रही है। मान लो ये कोई जीन था, मान लो ये आइस के कलर का जीन था, और आइस के कलर के जीन में ए के बाद टी अटैच होगा, टी के बाद जी अटैच होगा, जी के बाद सी होगा। ये सिर्फ आई की बात की जा रही है। मान लो यहाँ पे आई की जगह आप हेयर के जीन की बात करो तो मान लो जीन में यहाँ पे जी की जगह सी होना चाहिए, यहाँ पे ए की जगह टी होना चाहिए। समझ आया आपको? ये बदलते रहते हैं, लेकिन एक जीन के लिए ये फिक्स होते हैं। हेयर के लिए ये फिक्स है, आई के लिए पहले वाला फिक्स था। समझ रहे हो आप? यानी कि एक जीन, आई का जीन है, उसकी एक फिक्स सीक्वेंस है, हेयर का जीन है, उसके लिए एक अलग फिक्स सीक्वेंस है। इस फिक्स सीक्वेंस को ही हम जीन बोलते हैं। आई होप जीन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, जीन एक्सप्रेशन होता है जब आपका जीन अपना काम करता है और आपको बाहर विजिबल होता है। जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है किसके अंदर? कॉपी इनटू आरएनए। जब एक जीन आरएनए के अंदर कॉपी कर देता है अपने आप को, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब डीएनए कॉपी करके आरएनए बना देता है तब हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए बना है ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करता है कई केसेस में। और कई बार क्या होता है कि ये आरएनए आगे फर्दर प्रोटीन बनाता है और फिर ये प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई जीन था, जीन यानी कि डीएनए का पार्ट, वही तो है।
डीएनए का छोटा सा हिस्सा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए कैसे आरएनए बनाता है। अभी बस आप इतना समझ लो कि डीएनए आरएनए में कॉपी हो जाता है। कैसे होता है अगले चैप्टर में बताऊंगी आपको। डीएनए कॉपी करके आरएनए बना देगा, आरएनए प्रोटीन बना देगा, वो प्रोटीन काम करेगी। मान लो ये हीमोग्लोबिन का जीन था। हीमोग्लोबिन समझते हो ना, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है, ये जीन था जो हीमोग्लोबिन को बनाता है, एक्सप्रेस करता है। इसने पहले आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बना दिया यानी कि हीमोग्लोबिन बना दिया, और फिर इस हीमोग्लोबिन ने क्या फंक्शन किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ब्लड का फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन ने फिर अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। समझ आया आपको? जीन होगा, हर चीज के लिए एक जीन होता है। आईज के कलर के लिए जीन था, हेयर्स के लिए जीन था, हीमोग्लोबिन के लिए जीन है, आपकी स्किन के कलर के लिए जीन है, आपकी हाइट के लिए जीन है। बॉडी में जितने भी करेक्टर होते हैं सबके लिए जीन होता है। ये जीन आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है, वैसे ही कुछ आरएनए भी होते हैं जो फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो डीएनए या तो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आरएनए डायरेक्ट फंक्शन करेगा, और कई केसेस में आरएनए जो है वो प्रोटीन बना देगा, उसके बाद प्रोटीन फंक्शन करेगा। ठीक है, ये जो चीज होती है जब जीन फंक्शन दिखाना शुरू करता है उसको बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आपको नजर आ रहा है ना, एक्सप्रेस कर गया। मान लो आई के कलर का जीन था, बच्चे की आपको ग्रीन कलर की आईज दिखाई दे रही है, नजर आ रही है आपको कि बच्चे की ग्रीन कलर की आईज हैं, तो यानी कि जीन ने एक्सप्रेस करा है ना। जो जीन ग्रीन कलर की आईज बनाता है उसने एक्सप्रेस कर दिया, तभी तो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है कि आंखें ग्रीन कलर की हैं। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जब फंक्शन सामने आ जाता है और आपको दिखाई देती है कोई चीज। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, जीन से हमने जो आरएनए बनाया था, वो आरएनए जो आगे प्रोटीन बनाता है, ये आरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है। जैसे डीएनए ने आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह काम करा, वैसे ही आरएनए फिर टेम्पलेट की तरह काम करता है और प्रोटीन बनाता है। टेम्पलेट क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। देखिए, वेरिएशन होता है चेंज। वेरिएशन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो चेंज, कि कितना बदलाव आया, कोई चीज किसी दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अलग है। यहां पे अगर हम बात करें तो प्रोजेनी और पेरेंट, पेरेंट्स और प्रोजेनी, यानी कि बच्चा अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, मदर फादर से कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, दोनों में कितना फर्क है, उसे वेरिएशन बोलते हैं। डिग्री समझते हो ना, डिग्री का मतलब कितना, कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, कितना फर्क है, कितना चेंज है, उसे बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी समझते हो? मॉर्फोलॉजी यानी कि जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, हाइट, वेट, कलर, बाल, आंखें, नाक की शेप, नोज की शेप, लिप्स की शेप, कानों की शेप, हाथों की शेप, नाखून की शेप, हर चीज जो भी आपको बाहर से दिख रही है वो होती है मॉर्फोलॉजी। तो बच्चा, प्रोजेनी अपने पेरेंट से दिखने में कितनी अलग है उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजी होता है बॉडी के फंक्शन, ऑर्गन के फंक्शंस, बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस। मान लीजिए किसी किसी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उसे खाना आप दही दीजिए, उसको आप दूध दीजिए, उससे दूध डाइजेस्ट नहीं होता, वो वॉमिट कर देता है। लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें मिल्क से कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से दूध पी रहे हैं। तो यानी कि फिजियोलॉजी, कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उनका स्टमक जो है ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, अपने पेरेंट से अलग है। साइटो यानी कि सेल के लेवल पर, साइटोलॉजी यानी कि सेल के अंदर,
सेल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ गई तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजिकल वेरिएशन। डाउन सिंड्रोम आपने देखा होगा। डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है, डीएनए में चेंजेस होते हैं। सेल डीएनए कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है ना। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा अगर आपने देखा है, उसका गोल मुंह होता है, मुंह उसका खुला रहता है, ओपन रहता है, हाइट उसकी छोटी होती है, हाइट उसकी स्मॉल, ड्वार्फ रह जाता है, आईक्यू उसका कम होता है, आईक्यू उसका लो होता है, ब्रेन उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता। यानी कि मॉर्फोलॉजी तो है ही, साइटोलॉजी में चेंज आया, सेल के अंदर चेंज आया। अगर डीएनए बदल गया तो मतलब कि जीन बदल गया, और अगर जीन बदल गया तो जीन का एक्सप्रेशन बदलेगा। यानी कि मॉर्फोलॉजी, बाहर से बच्चा कैसा नजर आएगा वो अपने आप बदल जाएगा। कुछ चेंज होते हैं बिहेवियर वाले। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें काफी गुस्सा होता है। मान लीजिए मम्मी और पापा दोनों का नेचर शांत है लेकिन बच्चे में काफी गुस्सा है, या फिर मदर में फादर में गुस्सा है, बच्चा बिल्कुल शांत है। तो यानी कि बिहेवियर में चेंज। तो कोई भी चेंज अगर बच्चा अपने प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, अपने पेरेंट्स से कितना भी अलग है, किसी भी चीज में अलग है, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मान लीजिए आप लोग हो, ब्रदर एंड सिस्टर। सेकंड जनरेशन में कौन था, फादर एंड मदर। दादा दादी है, ये नाना नानी है। यहां पे भी क्या है आपके, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है। दादा दादी थे, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजेनी, उनका बच्चा है फादर। नाना नानी थे, इनका बच्चा है आपकी मदर। फिर फादर और मदर ने जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करी, ब्रदर एंड सिस्टर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, और ये है तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। समझ आया आपको। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, पहली पीढ़ी, फिर पेरेंट्स, सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, फिर अभी आप लोग जो हो, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। कोई भी जेनेटिक ट्रेट यानी कि करेक्टर की बात कर रहा है, हाइट, या फिर आईज का कलर। ग्रैंडफादर और मदर के आईज का कलर ब्लैक था, फादर के दोनों यानी कि दादा दादी ब्लैक था, नाना का कलर भी ब्लैक था, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि जो नानी थी, उनका ब्लू था। ठीक है। अब क्या हुआ कि फादर की आईज ब्लैक थी, मदर की आईज भी ब्लैक थी, ब्रदर की आईज भी ब्लैक थी, लेकिन सिस्टर की आईज ब्लू थी। आईज का कलर का जो कैरेक्टर था वो यहां से ग्रैंड मदर से मदर में गया, एक्सप्रेस नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ। मदर की आईज ब्लैक है, मदर की आईज ब्लू नहीं है, ये सिर्फ गया है। क्योंकि 50% जीन फादर से आते हैं, 50% मदर से आते हैं। तो मदर के पास ब्लैक आई का जीन भी गया और ब्लू आईज का जीन भी गया, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ ब्लैक हुआ, और ये ब्लू जीन नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। ये जो पाथवे था, ये जो रास्ता था, नानी से मम्मी, मम्मी से बेबी, ये जो रास्ता था, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। और उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे ब्लू आईज थी, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुई, लेकिन थर्ड जनरेशन में फिर से एक्सप्रेस हो गई। तो ये जो पाथवे था यानी कि रास्ता था, नानी से मैटरनल ग्रैंडमदर से मदर में आया, मदर से डॉटर के अंदर चला गया, ये जो रास्ता था इसे बोलते हैं, इस पाथवे को बोलते हैं इनहेरिटेंस, पाथवे ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, फिर यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया, फर्स्ट जनरेशन से तीसरी जनरेशन में पहुंचा और फिर से एक्सप्रेस कर गया।